Hello students, I hope you all are doing good. Today we are going to start a new topic and that is deficit budget. Before starting that topic, you need to understand the types of budget and what are those types. ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि टाइप्स ऑफ बजट कौन कौन से होते हैं और उनका रोल क्या है। देखिए, बजट के जो टाइप्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो बजट सिर्फ दो ही तरह का होता है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है बजट क्या होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। बजट और कुछ नहीं, बस एक अकाउंट है, एक अकाउंट जिसके अंदर दो साइड्स होती हैं। ठीक है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। और जो डेबिट साइड है वहाँ पर हम सारे के सारे अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो लिखते हैं, एंड जो क्रेडिट साइड है वहाँ पर हम सारे के सारे अपने रिसीट्स जो रिवेन्यूज़ हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ बजट है वो भी इससे ही डिराइव हुए हैं, इस अकाउंट वाली फॉर्मेट के ज़रिए ही। टाइप्स ऑफ बजट, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ बैलेंस्ड बजट एंड सेकंड इज़ अनबैलेंस्ड बजट। बजट या तो बैलेंस्ड होगा या फिर वो अनबैलेंस्ड होगा। ठीक है, बैलेंस्ड मतलब हम क्योंकि कह रहे हैं कि दो साइड्स हैं, आप जानते हैं अकाउंट्स को हम बैलेंस करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स हैं यानी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हैं, तो हमारा जो बजट है वो होगा बैलेंस्ड बजट। ठीक है, और यदि मान लीजिए हमारी कोई सी एक साइड बड़ी है, जैसे कि आपके नॉर्मली अकाउंट्स में होता है, आप लास्ट में उन्हें बैलेंस करते हैं, कुछ बैलेंस आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो वो जो बजट होगा वो होगा अनबैलेंस्ड बजट। साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो है एक्सपेंडिचर्स और दूसरी है रिसीट्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बैलेंस्ड बजट कौन सा है, जहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल हों, मीन्स वेयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेयर एक्सपेंडिचर्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू receipts, that budget is known as balanced budget। ठीक है, और अनबैलेंस्ड कौन सा होगा? where expenditures are not equal to receipts। ठीक है, अब जो है या तो हमारे एक्सपेंडिचर्स इक्वल हो सकते हैं, जहाँ इक्वल होंगे रिसीट्स के वो तो हम बोलेंगे बैलेंस्ड बजट, जहाँ पर इक्वल नहीं होंगे वहाँ पर हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड बजट। अब इक्वल ना होने में भी दो चीज़ें हो सकती हैं। दो चीज़ें क्या? या तो हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे रिसीट से, या फिर हमारे एक्सपेंडिचर्स रिसीट से कम होंगे। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड के भी दो पार्ट्स कर सकते हैं हम। एक तो होगा सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या कहता है? सरप्लस मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, कुछ हमारे पास ज़्यादा है। तो ज़्यादा की बात हम मनी की बात कर रहे होंगे और किसी चीज़ की बात करने वाले हैं नहीं। अगर हमारे रिवेन्यूज़ और रिसीट्स ज़्यादा हो जाएं एक्सपेंडिचर से, तो हम उसे बोलेंगे सरप्लस बजट, यानी कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की जो इनकम है वो उसके खर्चों से ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? डेफिसिट बजट। जहाँ पर हमारे रिसीट्स कम हो जाती हैं एक्सपेंडिचर से। ठीक है, डेफिसिट मतलब कुछ कमी आ गई है। कमी किस चीज़ की है? पैसों की है। मीन्स हमारे पास जितनी आय थी, जितनी हमारे पास रिसीट्स थी, उससे ज़्यादा हमने ऑलरेडी खर्चे कर दिए हैं, या फिर उससे ज़्यादा खर्चे करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। ठीक है, और देखिए नॉर्मली जो है सब सोच सकते हैं ऐसा कि जो बैलेंस्ड बजट है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अकाउंट्स हमेशा बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस बजट के अंदर जो है कोई लोन्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हमें कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, या फिर जो है एक्सेस मनी कहाँ पर स्टोर करें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को बैलेंस्ड बजट लाना चाहिए। बट ऐसा देखा गया है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं उन लोगों ने ऐसा ऑब्ज़र्व किया, स्पेशली जब 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन, आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में। ठीक है, तो उस समय पे प्रोफेसर कीन्स ने ऐसा कहा था
आप सभी को याद होना चाहिए, प्रोफेसर कीन्स से एक नाम आया था। आजकल जो आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, वो कीन्स की दी हुई है। तो प्रोफेसर कीन्स ने ऐसा कहा था कि जो बैलेंस्ड बजट होता है वो ना तो इन्फ्लेशन को दूर करने में काम आता, ना ही वो डिफ्लेशन को दूर करने में काम आता। और जब जो है कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही हो, उस समय भी बैलेंस्ड बजट किसी काम का नहीं है। ठीक है भाई, बैलेंस बजट की अगर हम मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं तो मेरिट्स इसके ये हो सकते हैं कि जैसे कि बैलेंस बजट होने की वजह से कोई बर्डन नहीं पड़ता है बोरोइंग्स का। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बैलेंस बजट होने की वजह से कोई हमारा अननेसेसरी खर्चा नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, बट वहीं पे इसके नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव क्या? जब हमारी इकोनॉमी को रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की, तो वहाँ पर हमारा बैलेंस्ड बजट काम नहीं करेगा। जब मंदी या महंगाई होगी तब ये काम नहीं करेगा, जब बेरोजगारी होगी तब ये काम नहीं करेगा। और स्पेशली जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए तो ये बजट यूजलेस ही है। ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कि सरकारें खर्चा करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हों, जिससे कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी के अंदर बढ़े, या मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़े। और जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और मनी सप्लाई बढ़ेगी तब जाकर ही कोई डेवलपिंग नेशन अपने आप को डेवलप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े जो खर्चे होते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड्स वगैरह के, डैम्स वगैरह के, ब्रिजेस के डेवलप होने के लिए ये सब ही चाहिए। और इन सब को डेवलप करने के लिए सरकारी खर्चों की आवश्यकता होती है। कोई एक इंसान या सिटीजन्स इस काबिल नहीं होते कि वो जो है इकोनॉमी को डेवलप कर सकें। ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड बजट की, तो सरप्लस बजट जो है इसके अपने फ़ायदे हैं। भाई सरप्लस मतलब क्या? आपके पास रिसीट्स ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो गई है। जिस समय इकोनॉमी के अंदर, याद रखना, जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा तब सरप्लस बजट का यूज़ होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड हाई है, डिमांड हाई होगी तभी तो जो है प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे, प्राइस लेवल्स बढ़ने को ही हम इन्फ्लेशन, महंगाई बोलते हैं। ठीक है, आप बेसिक सा डिमांड सप्लाई का रूल जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड हाई होती है, ठीक है, जब भी डिमांड हाई होगी तो क्या होगा? लोग खरीदने वाले ज़्यादा होंगे उस चीज़ को, सामान की कमी हो जाएगी। सामान की कमी होने का मतलब क्या? लोग जो है उस पर्टिकुलर गुड के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पे करने का मतलब क्या? उस चीज़ की प्राइस ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी। प्राइस राइज होने का मतलब ही है इन्फ्लेशन, महंगाई होना। ठीक है, तो जब जो है ऑलरेडी हमारे कंट्री के अंदर एडी, एग्रीगेट डिमांड हाई है, तो उस समय अगर हम जो है एक्सपेंडिचर्स, यानी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी एग्रीगेट डिमांड के अंदर आते हैं, अगर हम एक्सपेंडिचर्स कम कर दें तो इससे क्या होगा? हमारा जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और जो हमारा इकोनॉमी है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो लोअर हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड लोअर होने से वो एएस के इक्वल आ जाएगा। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है, किसी भी इकोनॉमी के लिए आइडियल सिचुएशन क्या होती है? एक आइडियल सिचुएशन वो होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएं। ठीक है, कोई सा भी एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एडी बढ़ जाएगा तो एडी बढ़ने से हमारे यहाँ पर महंगाई हो जाएगी, और यदि एएस बढ़ जाएगा तो एएस होने से हमारे यहाँ पर मंदी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो सरप्लस बजट का यूज़ कब होता है? जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आई हुई हो। ठीक है, वैसे जो है बहुत कम कंट्रीज़ हैं, या फिर जो है बहुत ही रेयर एग्जांपल्स हैं कि किसी भी कंट्री ने सरप्लस बजट दिया हो। ठीक है, बहुत कम एग्जांपल्स हैं, और जब भी देती है सरकारें ऐसे बजट तो उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, उनकी बुराई, निंदा की जाती है। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि जो सरकार है वो लोगों से पैसे ज़्यादा वसूल रही है, और उनको जो सब्सिडी वगैरह हैं, उनके ऊपर जो खर्चे हैं, जो डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स हैं, वो कम कर रही है। देखिए सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर्स के अंदर क्या क्या आता है? गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडीज़, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चे। खर्चे कौन से? भाई सरकार खर्चे कहाँ पर करती है? रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? एक्सपेंडिचर्स कम हैं, और रिसीट्स क्या कहाँ से आती हैं? पेनल्टीज से, टैक्स से, और प्रॉपर्टी बेचने से। ठीक है, तो इसमें सरप्लस बजट में क्या झलक रहा है कि सरकार ने जो है लोगों से तो पैसे वसूल लिए, बट उनको जो है खर्च नहीं किया।
भाई एक बिजनेसमैन के हिसाब से हम सरप्लस को अच्छा मान सकते हैं, बट जब बात चलती है गवर्नमेंट की तो सरप्लस इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। और हर सरकारें किसी भी देश की क्यों ना हो, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हर सरकार पूरे वर्ल्ड की अपनी जनता को दिखाना चाहती है कि हम जो है आपके ऊपर खूब खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। करें या ना करें वो अलग मैटर है, बट दर्शाना वो यही चाहते हैं। इसलिए सरप्लस बजट बहुत रेयर है, बट फिर भी याद रखना इन्फ्लेशन की सिचुएशन में ये अच्छा होता है। पर आपने देखा होगा इन्फ्लेशन तो काफ़ी बार आ चुका, उसके बावजूद किसी गवर्नमेंट ने सरप्लस बजट नहीं लेके आए। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2 तरह की पॉलिसी होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो ये वाला जो मेज़र हैं ये फिस्कल पॉलिसी वाले मेज़र्स हैं। तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से उसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करती हैं उस टाइम पे। और डिफ्लेशन की सिचुएशन में हाँ हम कह सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी का रोल आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है डेफिसिट बजट। ये कब इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा जब हमारे यहाँ पर डिफ्लेशन हो, ठीक है, या फिर एक कंट्री डेवलपिंग हो। एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की आवश्यकता होती है डेवलपमेंट करने के लिए। साथ में डिफ्लेशन मतलब क्या है, मंदी है। इसका मतलब जो एडी और एएस है, इसमें एएस हमारा बड़ा है, एएस हमारा ज़्यादा है। एएस ज़्यादा होने की वजह से ही हमारे यहाँ पर जो प्राइस लेवल्स हैं वो कम हो गए हैं। प्राइस लेवल्स कम होने की वजह से मंदी आ गई है। तो अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, हम जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दें। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सरकारें खर्चा करें, ठीक है। सरकार अपने पास से पैसे निकाले, खर्च करे और डिमांड करे। जब सरकार एग्रीगेट डिमांड में अपना रोल देगी तो क्या होगा, एडी और एएस इक्वल आ जाएंगे और जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और सरप्लस में आप एक और चीज़ देख सकते हैं, महंगाई है। महंगाई में आपको मैंने बताया था लोगों के पास मनी ज़्यादा होता है। मनी सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम देखते हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो उस पैसे को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, टैक्सेस को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। टैक्स ज़्यादा होंगे, लोगों के पास पैसे कम बचेंगे, उनकी परचेजिंग पावर कम रह जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब क्या, वे डिमांड कम करेंगे। आपस में ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। बस एक चीज़ आपको छोटी सी याद रखनी है, जब भी एक्सप्लेन करें कोई भी एक तरीका यूज़ करें, या तो आप ADAS अप्रोच यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मनी सप्लाई अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, इजी हैं, आपस में लिंक्ड हैं, पर साथ में अगर उन्हें मर्ज अप कर दिया तो वहाँ पर ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट, या बजट डेफिसिट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। डेफिसिट का मतलब आप समझ गए, जब हमारी जो है रिसीट्स कम होती हैं एक्सपेंडिचर से, उसे हम बोलते हैं डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट। अब जो है इसके टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। तीन तरह के होते हैं ये भी। पहला तो होता है रिवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, थर्ड होता है प्राइमरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट तीन तरह के होते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आपको मैंने बताया ये कुछ नहीं है, बस एक अकाउंट है। अब फिर से समझ लीजिए, एक साइड हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, एक साइड रिसीट्स है, एक साइड डेबिट है, ठीक है, एक साइड क्रेडिट है। यही तो है बजट, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो हमारे जो दो मेन पॉइंट्स थे, आपको कंपोनेंट्स के अंदर याद होगा कि हमारे जो है एक्सपेंडिचर्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, रिवेन्यू एंड कैपिटल के अंदर। तो जब हम खाली रिवेन्यू वाला पार्ट, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रिवेन्यू रिसीट्स, जब हम उसको ही काउंट करते हैं तो उससे हमारा निकल के आता है रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। आपके पास कंपोनेंट्स मीन्स बहुत सारे जो है एलिमेंट्स हैं एक अकाउंट के। आपको क्या करना है, जो रिवेन्यू वाले अमाउंट्स हैं सिर्फ उनको ही एक अकाउंट में रखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपने लिख दिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स सारे के सारे, यहाँ पर आपने लिख दिया रिवेन्यू रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट्स कौन कौन सी होती हैं, टैक्स,
पेनल्टीज, लाइसेंसिंग फीस लिख देते हैं, ठीक है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? सब्सिडीज, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, इस तरह से बहुत सारे रिवेन्यू रिसीट्स हैं। तो रिवेन्यू डेफिसिट कौन सा होगा? व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रिवेन्यू रिसीट्स। भाई देखो, डेफिसिट मतलब क्या है? जहाँ पर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हों रिसीट से। वहीं रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? जहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हों रिवेन्यू रिसीट से। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब रिवेन्यू डेफिसिट होता है इकोनॉमी के अंदर, तो इससे होता क्या है? भाई ये बात हम समझ गए कि डेफिसिट मतलब है कि हमारे पास जो इनकम है, जो आय है, उससे ज़्यादा हमने खर्चे कर दिए। बट अगर मान लीजिए कि बजट के अंदर एक रिवेन्यू डेफिसिट शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका ये मतलब है कि जो सरकारें हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिसीट्स कम हैं, तो वो जो सब्सिडी वगैरह होती हैं, गरीब लोगों के लिए सब्सिडी दी जाती हैं, तो वो सब्सिडीज़ को कट करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। वो जो है सब्सिडियों को कम कर देंगे। इससे क्या होगा? जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। या फिर वे क्या कर सकती हैं? वे टैक्स रेट्स को बढ़ा सकती हैं, जो अपने आप में एक गलत चीज़ है। या फिर क्या होगा? वो जो है फीस, जो लाइसेंसिंग फ़ीस है, उसे बढ़ा देंगे हर चीज़ की। इसे करेक्ट करने के लिए वो ये सब चीज़ें कर सकती हैं। या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसके ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर वो कम खर्चे स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकारें कर सकती हैं इसे ठीक करने के लिए। और यदि हम इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, तो देखिए, सरकार जो है इसे ठीक करने के लिए या तो बोरो कर सकती है। भाई पैसा चाहिए तो है ही। अगर मान लो कि सब्सिडी देना बहुत आवश्यक है, हमारे देश की जनता को आवश्यकता है इस चीज़ की, टैक्सेस हम बढ़ा नहीं सकते, फीस हम बढ़ा नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, जैसा कि अब चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? डेफिसिट आ गया, ठीक है, बट अब इसको ठीक करने के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा। यू विल नीड टू बोरो मनी, ठीक है। और जो कि नॉर्मली हर कंट्री करता भी है, बोरोइंग से इस डेफिसिट को ठीक करता है। दूसरे बजट पे आते हैं, दूसरे डेफिसिट पे आते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये भी डेफिसिट है, मीन्स एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे रिसीट से। तो ये है एक्सपेंडिचर्स सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या था रिवेन्यू डेफिसिट का? रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। और जनरली ये कब होगा? जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हों तब। इसे निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूँ मैं, माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर्स माइनस रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। देखिए, जब साल की शुरुआत में बजट बनता है, आपको मैंने बताया कि जो हमारी रिसीट साइड है उसमें बोरोइंग्स भी आता है। बट जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि हम जो है साल की शुरुआत में चेक कर रहे हैं कि आखिर कितने पैसे हम खुद से इकट्ठे कर सकते हैं और कितने पैसे जो है हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर्स माइनस रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। रिसीट्स का जो हमारा टोटल अमाउंट है, इसमें बोरोइंग्स भी आता है, तो हम बोरोइंग्स को 1 मिनट के लिए साइड कर देंगे, ठीक है। और इससे ये साबित होता है, क्योंकि देखो डेफिसिट आ गया, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी केस में कि आप खर्चे कर दें और आपके पास पैसा ना हो। क्या ये पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। आपको पहले पैसे चाहिए, उसके बाद ही आप उन्हें खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये भी देख सकते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है, ये आपको बताता है कि साल की शुरुआत में हमारी सरकार ने एक्चुअली कैसा परफॉर्म किया, या उन्होंने जब बजट बनाया है वो किस तरह का बनाया है, या कितने बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट वो शो करता है, ठीक है। इसके ज़रिए ही हम जो है
अपने बजट को बैलेंस करते हैं और बोरो करते हैं। तो इसलिए आप ये भी कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट जितना होता है हमारा, वही हमारी सरकार की बोरोइंग्स होती हैं उस साल के लिए। ठीक है, बोरोइंग्स किस किस चीज़ के लिए हो सकती हैं? बोरोइंग्स हो सकती हैं हमारे रिवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के लिए, हमारे फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए। ठीक है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट हमें शो करता है कि हमारे पास खुद का पैसा कितना था, कितना हमने बोरो किया। ठीक है, याद रखना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ पूछ रखा हो ऐसे ही डेफिसिट वगैरह निकालने के लिए और वहाँ पर आपको फिस्कल डेफिसिट की रिक्वायरमेंट हो और आपको बोरोइंग्स दे रखी हैं, तो आप फिस्कल डेफिसिट की जगह पर बोरोइंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत ही ख़राब चीज़ कह सकते हैं हम। चलो उससे पहले बोरोइंग्स हैं सरकार वो 3 जगह से कर सकती है। स्टार्टिंग में बता रखा है बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई, सरकारें आरबीआई से बोरो कर सकती हैं। बोरोइंग्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, सरकारें जो हैं आम जनता से यानी कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकती हैं। एंड बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे तो सरकार जो है पूरी दुनिया से उधार ले सकती हैं। ठीक है, जैसे कि IMF से ले सकती हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकती हैं, या किसी और कंट्री से भी ले सकती हैं। और उसके बाद जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जैसे रिवेन्यू डेफिसिट के आपको बताए थे। फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होने से नॉर्मली 3% अगर बोरोइंग्स हो हमारे GDP का, जीके की बात है, वैसे शायद बुक में दे रखा हो, अगर हमारा GDP का 3% हो फिस्कल डेफिसिट तो चल जाता है। पर अगर इससे ज़्यादा है किसी कंट्री का तो वो कंट्री संकट में है, मुश्किल में है, उसको जो है अपने खर्चे कम करने की आवश्यकता है। भाई बोरोइंग्स जो है 3% हो तो कोई दिक्कत नहीं है GDP का, उससे ज़्यादा होने पे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और वैसे आपको बता दूँ मैं, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो 3% से ज़्यादा रखते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो उधार पर जी रहे हैं। ठीक है, अब फिस्कल डेफिसिट से होता क्या है, सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी कि इससे जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं सरकार के। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सरकार जो है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे। प्राइस लेवल्स बढ़ने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। और इन्फ्लेशन बढ़ने से हमें लगता है ऐसा कि हम जो अपने GDP को बढ़ा रहे हैं या अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, पर क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है तो उसमें सामान तो उतना ही मिल रहा है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है इन्फ्लेशन की वजह से वो कम हो चुकी है। सो सिंपल सी बात यह है कि ना तो हमारे जो है इकोनॉमी बढ़ती है आगे, ठीक है, ना कोई स्टेबिलिटी रहती है इकोनॉमी के अंदर, बट सिर्फ महंगाई बढ़ जाती है। ज़्यादा उधार लेने से हमारे खर्चे तो बढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ना अच्छा है पर हमेशा अच्छा नहीं होता। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, डिमांड को सप्लाई के इक्वल लेके आना है। इसे कहीं ऐसा नहीं कि हमारी सप्लाई तो पड़ी हुई है ज़मीन में और डिमांड पहुंच गई आसमान में, वो तो होना अच्छी बात नहीं है। तो पहला इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे, ठीक है, और एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे महंगाई के, जिससे कभी बाहर आना असंभव सा हो जाएगा। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट क्या दर्शाता है, बोरोइंग्स, ठीक है, यानी कि आपने आज अपने मज़े करने के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए बोरो कर लिया, पर जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके ऊपर आपने क्या छोड़ दिया, एक बहुत बड़ा डेट बर्डन छोड़ दिया, उधार का बोझ छोड़ दिया। मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली का जो बड़ा सदस्य है, मतलब करता धरता कमाने वाला जो भी है, ठीक है, वो जो है अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे लगा कि मेरे घर वालों को गाड़ी की आवश्यकता है, उसने गाड़ी खरीद ली। उसे लगता है बंगले की आवश्यकता है, बंगला खरीद लिया, ठीक है, फिर गाड़ी भी उनको मर्सिडीज़ चाहिए। तो वो इस सब के लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए बोरो करना स्टार्ट कर दिया, उधार पे सब चीज़ें परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया, EMI भर देंगे जी। बट अल्टीमेटली हुआ क्या भाई, वो जो व्यक्ति था वो तो जी अपनी ज़िंदगी जी के चला गया भगवान के पास। अब जो उसके बच्चे हैं उनके ऊपर क्या हुआ,
एक बहुत बड़ा लोन का बर्डन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमारी आज की सरकार अपने जनता को खुश करने के लिए, क्योंकि जनता देखो नॉर्मली एक्सपेंडिचर्स करने से खुश हो जाती है, आम लोग तो चाहते हैं कि सरकारें खर्च करती रहें। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि सब लोगों को 10,000 रुपये दे दिए जाएँ, 20,000 रुपये दे दिए जाएँ, ये वो पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें हैं। बट ये देंगे कहाँ से? ऑलरेडी हमारी सरकारों के पास इतने रिसीट्स हैं ही नहीं कि वो एक्स्ट्रा खर्चे कर सकें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। अब जो बोरोइंग्स की है सरकार ने आज वाली ने, वो नेक्स्ट ईयर 10 साल बाद, 20 साल बाद किसी ना किसी को तो रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हैं तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है, उसको रिटर्न करना ही होता है। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि आप बोरो कर रहे हैं तो साथ में एक और चीज़ होती है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आप बोरो नहीं करते हैं, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट पे करने से क्या होगा? हमें जो है और बोरोइंग्स करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए हाई फिस्कल डेफिसिट है तो इससे जो है जो डेट है, अमाउंट ऑफ लोन्स है, वो हमारे देश के ऊपर आगे वाली जनरेशन्स के लिए बढ़ जाता है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट अच्छा नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि बोरोइंग्स के लिए सिर्फ हम प्रिंसिपल अमाउंट बोरो नहीं करते हैं, हमें साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। मीन्स आपने लिए हैं 1,00,000 रुपये तो आपको 1,15,000 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक सर्कल बन जाएगा, एक बहुत ही घनत्वपूर्ण सर्कल बन जाएगा, जिसके अंदर आपको जो है बार बार और बोरो करना पड़ेगा। और बोरो करना पड़ेगा मतलब अगर मान लो कि आपने आज एक बोरो किया 2020 के अंदर 5 लाख रुपए का, ठीक है, और उसकी टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि बोरोइंग्स ड्यूरेशन के साथ होती हैं, उसकी ड्यूरेशन है 5 साल। 2025 में जो है आपको वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, वरना जो आपकी गिरवी रखा हुआ चीज़ है वो जब्त हो जाएगी। अब जो है 2025 में उसका तकादा आ गया, यानी आपको जो रिटर्न करने पड़ेंगे वो पैसे, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी खस्ता हाल है, आपको बोरो करना पड़ता है हर साल, तो खस्ता हाल तो है ही। ठीक है, और 5 साल बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, तो उस टाइम जो है आपको इंटरेस्ट समेत जो वो अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, वापस करना पड़ेगा ज़बरदस्ती। आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? एक उधार चुकाने के लिए एक नई उधार 2025 में ले लेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा बोरोइंग्स का, जिसे बोलते हैं वीकेस्ट सर्कल ऑफ मल्टीपल बोरोइंग्स। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होने से ये भी समस्या आती है। एक और समस्या आती है, वो क्या होती है? क्राउडिंग आउट। आपको मैंने बताया बोरो जो है सिर्फ विदेशों से नहीं करेंगे हम, बोरो हम कर सकते हैं अपने आरबीआई से, रिज़र्व बैंक से। तो रिज़र्व बैंक से बोरो करने की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसका नाम है क्राउडिंग आउट। अगर हमारे बैंकिंग सिस्टम से जो लोन लेने के लिए आम जनता के लिए पैसा छोड़ा गया था, अगर वो सारा पैसा सरकारें उधार के रूप में ले लें, तो जो आम जनता है उसके पास, उसके लिए तो पैसा बचेगा नहीं। पैसा नहीं बचेगा तो मतलब क्या होगा? जो बैंक इंटरेस्ट रेट्स हैं बोरोइंग्स वाले, वो हाई हो जाएंगे। और बैंक इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब क्या? हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट होगी। आपको मैंने मनी एंड बैंकिंग में बताया था कि इन्वेस्टमेंट्स को हाई करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट्स कम करता है, इन लोगों को सस्ते लोन्स प्रोवाइड करता है। सस्ते लोन से क्या होगा? लोग इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए प्रेरित होंगे। बट क्योंकि सारी बोरोइंग सरकार ने कर ली, बैंकों के पास पैसा नहीं छोड़ा, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट हाई होंगे। इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी। तो या तो ये सरकार ही सारा खर्चा कर ले, या फिर वो जो है लोगों को भी इन्वॉल्व कर ले। क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है, क्राउडिंग आउट, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसे याद रखना। क्राउडिंग आउट एक सिचुएशन है जहाँ पर जो है गवर्नमेंट आरबीआई से बहुत ज़्यादा पैसा ले लेती है, और उस पैसे लेने की वजह से बोरोइंग्स कर लेती है। उसकी वजह से आम जनता के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसे नहीं बचते। और जब जनरल पब्लिक के लिए पैसे नहीं बचते हैं तो उससे क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं लोन्स के। इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से लोग पैसा लेना नहीं चाहते हैं। पैसा नहीं लेंगे तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट्स कम होने की वजह से हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो रुक जाएगी। ठीक है, और देखिए अल्टीमेटली सरकारें कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें, अगर लोग उसमें अपना पार्टिसिपेशन ना दें, अपना इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि माना कि बड़े खर्चे सरकार करती है,
बट उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि देखो जनता कितनी है, 130 करोड़, सब अगर 1 रुपया भी दान कर दें कहीं पे तो 130 करोड़ होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना। और सरकार जो कितने बड़े बड़े खर्चे भी कर ले तब भी कुछ खास नहीं हो सकता। जनता की पावर ज़्यादा है क्योंकि नंबर ज़्यादा है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और है इसका इम्प्लीकेशन फिस्कल डेफिसिट का, वो है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। देखो, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उधार लेता हो उसे कोई अच्छा तो मानता नहीं है। जो अपने खर्चे चलाने के लिए उधार पे जीवन जीता हो अपना, उसकी कोई विश्वसनीयता तो रहती नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि जो है ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होने की वजह से बोरोइंग्स बार बार करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2020 का लोन चुकाने के लिए 25 में लोन ले लिया, ठीक है। या नेक्स्ट टाइम मान लो एक बार डिफ़ॉल्टर हो गए, डिफ़ॉल्टर मीन्स आप 2025 में लोन देने में असमर्थ रहे, तो नेक्स्ट टाइम जिससे भी आपने लोन लिया था, ये आम जनता के लिए भी होता है। अगर आप आज एक लोन ले लें, 1 साल बाद उसे वापस कर दें, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आपने शायद सुना हो पैसाबाजार.com पे आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं, ये ऐड देखा होगा। तो क्या बताते हैं, मान लीजिए आपने कभी लोन लिया और उसको टाइमली रीपे कर दिया, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है बैंक के अंदर, वो बढ़ जाएगी। वो नेक्स्ट टाइम आपको लोन देना चाहेंगे। वहीं अगर आप जो है एक बार लोन लेके मार लो, ठीक है, मार लो मतलब आप रिटर्न ना कर पाओ, या फिर जी आप देने में आनाकानी करो, डिले करो, तो वहाँ पर जो आपकी विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए हाई फिस्कल डेफिसिट से हमारी सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में, वो भी कम हो जाती है, जैसा कि पाकिस्तान की इस समय हो चुकी है। क्यों? पाकिस्तान ने बहुत सारे लोन्स लिए दुनिया भर से, और अब जो है वो लोन्स देने में आनाकानी कर रहा है या दे नहीं पा रहा, और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन मांग रहा है किसी और से। तो इससे क्या होता है, कंट्री की जो विश्वसनीयता है, एक धब्बा, मतलब कहते हैं ना, नाम के आगे धब्बा लग गया, नाम बदनाम होना, ये सब, तो कंट्री का जो नाम बदनाम है वो हो सकता है। इसलिए भी फिस्कल डेफिसिट अच्छा नहीं है। बट फिर भी जब तक ये जीडीपी का 3% तक हो, उसके अंदर हो, तो ये सही है और आप बोरो कर सकते हैं। अब एक लास्ट है, तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला याद रखना, एक्सपेंडिचर्स माइनस रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। एक लास्ट था प्राइमरी डेफिसिट, ये होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। देखो, फिस्कल डेफिसिट में क्या था, हमारी जो बोरोइंग्स हैं, बोरोइंग्स के हमने किस किस चीज़ के लिए बोरो किया होगा, जो लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनको भी पे करने के लिए हमने बोरो किया हो सकता है। हो सकता है कि हमारा लास्ट ईयर का एक लोन पड़ा हुआ था, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, उसका अमाउंट भी हमें इसके अंदर ही ऐड करना पड़ गया हो। बट प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है, हमने इस साल के लिए कितने लोन्स लिए हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को काट के। क्योंकि देखो, यहाँ पर तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स ऐड करनी पड़ती हैं, बट यहाँ पर जो है एक्चुअली हमने इस साल के लिए, सपोज कीजिए 2020-21 की बात चल रही है, तो 20-21 में हमने जो है नया लोन कितना लिया, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, अमाउंट ऑफ न्यू लोन्स। सो इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए फिस्कल डेफिसिट यानी बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो बोरोइंग्स का प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्राइमरी डेफिसिट से पता लगता है, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज हैं। पहला था रिवेन्यू डेफिसिट, वो क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट एक्सपेंडिचर्स माइनस, या टोटल एक्सपेंडिचर्स बोल सकते हैं हम, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट, इट इज़ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब एक और चीज़, फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स इक्वल होती हैं, और प्राइमरी डेफिसिट जो है हमें न्यू बोरोइंग्स का, करंट ईयर बोरोइंग्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ वो शो करता है। इसके अंदर से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को काट लेते हैं, ठीक है। इसके कोई ख़ास वैसे इम्प्लीकेशंस तो है नहीं। इसका मतलब तो यही है कि हमने जो है इस साल के अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो एक्स्ट्रा लोन लिया है, अगर मान लो वो बहुत हाई है, तो हमें जी अपने खर्चे कम करने के बारे में सोचना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। नो थैंक यू। अब जो है इसके आगे 1-2 टॉपिक्स, चलो 1-2 पॉइंट बाकी हैं, सिर्फ वही बता देते हैं, चैप्टर कंप्लीट है। एक होता है ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट, एक टर्म यूज़ होती है ज़ीरो, इनसे अलग है ये, ज़ीरो प्राइमरी
डेफिसिट। अब इसका मतलब क्या होता है? ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि हमने इस साल कोई भी लोन नहीं लिया, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इस साल के हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे रिसीट्स के इक्वल हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कुछ बोरो नहीं किया होगा। याद रखना, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बोरो नहीं किया होगा। हमने जो बोरो किया है वो सिर्फ पिछले सालों को कवर करने के लिए, पिछले साल की इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए किया है। और ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये है कि हमने करंट ईयर के अंदर कोई भी नई बोरोइंग नहीं की है, ठीक है, यानी इस साल के खर्चों के लिए कोई नई बोरोइंग नहीं की है। हो सकता है कि हमने जो बोरो किया हो वो लास्ट ईयर्स के रिटर्न करने के लिए किया हो, या फिर जो है लास्ट ईयर की इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए किया हो। ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट बोरोइंग एनीथिंग फॉर करंट ईयर एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब जी हाँ क्या क्या हुआ। अब क्वेश्चंस जो आते हैं चैप्टर के अंदर कि सपोज आवर कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, देन विच टाइप ऑफ बजट विल बी सूटेबल फॉर अस। इन्फ्लेशन चल रहा है, कौन सा बजट सूटेबल होगा? सरप्लस बजट। क्यों होगा आप बता देना? क्योंकि हमारे यहाँ पर महंगाई है। महंगाई मीन्स लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, या फिर लोगों के पास एडी जो हमारा है वो हाई है, तो एडी को ठीक करने के लिए हम जो है एक्सपेंडिचर्स कम करवा देंगे, पहला। या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा है, पैसा कम करने के लिए हम जो है टैक्सेस बढ़ा देंगे। टैक्सेस बढ़ने से हमारी जो रिसीट्स हैं सरकार की वो बढ़ती हैं, और इसलिए सरप्लस बजट जो है सूटेबल होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, सपोज अवर कंट्री इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन, देन विच बजट विल बी सूटेबल। तो आप बोलेंगे डेफिसिट बजट, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, सपोज यू आर ए डेवलपिंग नेशन, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, देन विच बजट विल बी सूटेबल फॉर अवर कंट्री। तो आप बोलेंगे डेफिसिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सरकारी एक्सपेंडिचर्स की आवश्यकता होती है, साथ में जो टैक्सेस हैं वो लोअर करने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे। ऐसे ही बैलेंस बजट क्या होता है? जहाँ पर एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स इक्वल होती हैं। बस 2 ही पॉइंट्स थे, और यही 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ही सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ बनती हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।